नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जया तिवारी। मैं लखनऊ इग्नू रीजनल सेंटर में एंथ्रोपोलॉजी विषय की काउंसलर हूँ। आज जो ब्लॉक मुझको पढ़ाना है वो ब्लॉक 4 है, BANC 131। इसमें अभी तक जो आपने 3 ब्लॉक्स पढ़े थे, ब्लॉक 1, 2 एंड 3, इनमें मानव शास्त्र विषय या एंथ्रोपोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे मानव शास्त्र इवॉल्व हुआ, कैसे इस विषय का इवोल्यूशन हुआ, क्या-क्या इसकी ब्रांचेज़ हैं, क्या-क्या इसमें पढ़ा जाता है। आज जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आपको ये बताना है कि इस विषय को पढ़ने के लिए किस तरह के रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जाती है। इसमें आज आपके लिए यूनिट 10 एंड 11 है। यूनिट 10 में अप्रोचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है। किसी भी रिसर्च को पढ़ने के लिए या किसी भी विषय को पढ़ने के लिए एक प्रॉपर माइंडसेट पहले से बनाना पड़ता है, या कुछ ऐसी विचारधाराएं पहले से चली आ रही होती हैं जिसमें हमको अपनी थिंकिंग का पैटर्न उसमें फॉलो करना पड़ता है। तो उसे कहते हैं अप्रोचेस। किस अप्रोच को लेके हम किसी फील्ड पर या किसी विषय को पढ़ने जा रहे हैं। तो मानव शास्त्र में 4 तरह की अप्रोचेस शुरू से इवोल्यूशन की बेसिस पे प्रयोग की गई, जिसमें आपका होलिस्टिक अप्रोच, मतलब मानव विज्ञान को एज अ सब्जेक्ट, एज अ रिसर्च किस तरह से पढ़ा जाए। एथनोग्राफिक अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच एंड हिस्टोरिकल अप्रोच। ये 4 अप्रोचेस आपकी थी। अप्रोचेस मतलब थिंकिंग पैटर्न। ये 4 आपके ऐसे थे जिसको जो 4 एक तरीके से स्कूल थे, जिसकी बेसिस पे जो जो भी स्टडी इसमें आगे हो रही थी वो इन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के की जा रही थी। मानव शास्त्र को जैसे सब लोग जानते हैं कि मानव शास्त्र को एक ऐसा सब्जेक्ट कहा जाता है जिसमें पूरा मानव के उत्पत्ति से लेके और अभी तक और आगे आने के समय को भी स्टडी किया जाता है। तो मानव शास्त्र जो है वो एक वाइड एंड डाइवर्स डिसिप्लिन है, जिसमें कि बायोलॉजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी को, मतलब आपके जो इवोल्यूशन हुआ है आपके अंदर और कल्चर में आपके, उस सब को अराउंड दुनिया के चारों तरफ उसको पढ़ा जाता है। मतलब आपको केवल एक एस्पेक्ट के साथ नहीं पढ़ा जाएगा। मानव शास्त्र में आपको एज़ अ होल पढ़ा जाएगा। तो उसको देखने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अप्रोचेस लगानी पड़ेंगी। वो अप्रोचेस जो होती हैं वो आपके थिंकिंग पैटर्न को बताती हैं कि आपने किस माइंडसेट से इस स्टडी को किया है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मेथड, अप्रोच, पर्सपेक्टिव और मेथोडोलॉजी, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है इंसान। जैसे कि मेथड को आप ये कह सकते हैं कि कौन से वो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो आप लगा के उस पर्टिकुलर फील्ड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रोचेज़ आपके थिंकिंग पैटर्न को बताती हैं। ये जो जो तीनों वर्ड हैं, मेथड, अप्रोच और पर्सपेक्टिव, इसको ज़्यादातर लोग एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेथड आपके टूल्स टेक्निक होते हैं, जिसकी बेसिस पे जिसको यूज़ करके आप किसी फ़ील्ड को स्टडी कर रहे हैं। अप्रोच आपकी थिंकिंग पैटर्न को बताती है, और पर्सपेक्टिव जो होता है वो ये बताता है कि आपने सामने वाली प्रॉब्लम को या सामने वाले रिसर्च को जो आपने किया है उसको किस तरह से देखा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अगर आप बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें या आप सोशल एस्पेक्ट की बात करें, दोनों में ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलग-अलग टूल्स लगाते हैं, और उसकी बेसिस पे, टूल्स से मतलब मेरा यहाँ पर है कि अलग-अलग तरीकों से वो ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम सामने है उस प्रॉब्लम को किस तरह से, वो प्रॉब्लम आई क्यों, और उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसके लिए जो हमने आपको पहले बताया 4 अप्रोचेस थी जिसको प्रयोग किया गया था, दृष्टिकोण। 4 ऐसे दृष्टिकोण थे जिसकी बेसिस पे आज भी एंथ्रोपोलॉजी में स्टडीज़ की जाती हैं। जिसमें हमने आपको पहला बताया होलिस्टिक अप्रोच, एथनोग्राफिक अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच और आपका हिस्टोरिकल अप्रोच। सबसे पहले हम यहाँ आपको बताएँगे होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है
जैसे कि हम आपको पहले भी कह चुके हैं, मानव शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मानव को एज़ अ होल पढ़ा जाता है। तो होल से मतलब यहाँ पे पूरा मतलब अगर आप उसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो सिर्फ़ उत्पत्ति तक नहीं रहा जाएगा। आज भी इसको किस तरह से देखा जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। कभी-कभी क्या होता है मानव शास्त्र में जब आप किसी एक जो पहले के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो स्टडी करते थे, वो ज़्यादातर सेकेंडरी डेटाबेस स्टडी करते थे। सेकेंडरी डेटा से मतलब ये होता है कि जो आपके पास पहले से अवेलेबल है। आप फील्ड पे नहीं गए, फर्स्ट हैंड नहीं गए, फील्ड पे जाके वहाँ देखना, समझना। आपने जो आपके पास पहले से मशीनरीज़ थे और इस तरह के जितने भी फील्ड पे जाते थे, उनका जो लिखा हुआ डेटा था, उससे उसकी बेसिस पे स्टडी कर लेते थे। तो उसमें क्या होता था कि जब हमने कोई चीज़ लिखी, उसको आपने देख के पूरा कि हाँ, हाँ, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इस तरह से चीज़ें होती थी। लेकिन जब आप सच में उस फ़ील्ड पे गए, तो वो ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो जो डेटा था, वो 20 से 25 साल पुराना हो चुका था। अगर 5 साल पुराना भी कोई डेटा होता है, तो क्योंकि आपको पता है कि जो विकास है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ज़रूरी नहीं है कि जो स्थिति आज के समय में यहाँ पर है, वही स्थिति हमेशा रहेगी। तो ये कहना कि कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो हमेशा एक जैसा रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी में हमेशा क्वालिटेटिव स्टडी की जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। डेटाबेस स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में कभी आगे चल के सेम अगर आप क्रॉस स्टडी करोगे उसकी, तो वो सेम मटेरियल कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने क्वालिटेटिव स्टडी करी है, क्वालिटी ली है उसमें, क्वालिटी से मतलब है अगर आप मैरिज पैटर्न ले रहे हो तो नंबर ना लेके उसको देख के ये लिख रहे हो कि वहाँ का मैरिज किस तरह से होती है, वहाँ किस तरह से रिचुअल्स किए जाते हैं, तो वो चीज़ तो किसी सोसाइटी में नहीं बदलती है ना। तो वो चीज़ जो जो ये बदलती है, ये चेंजेस आते हैं, लेकिन ये चेंजेस ग्रेजुअली नहीं आते। इनमें बहुत साल लगते, एराज़ लग जाते हैं इस तरह के सोसाइटी में चेंजेस होने में। तो ये जो क्वालिटेटिव स्टडी है, ये आपकी बहुत कुछ कई सालों तक सेम रहती है। और इसी को करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट होलिस्टिक अप्रोच का प्रयोग करते हैं। कभी-कभी क्या होता है मानव की स्टडी के लिए जैसा कि बायोलॉजिकल स्टडी ज़रूरी है, वैसी ही कल्चरल स्टडी भी ज़रूरी है। तो इन बायो कल्चरल एस्पेक्ट को समझने के लिए मानव की बायो कल्चरल एस्पेक्ट को समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हमेशा होलिस्टिक अप्रोच का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई एक फ़ील्ड ले ली, उस फ़ील्ड पे आप स्टडी करने गए और आपको कोई एक एस्पेक्ट स्टडी करना है, मैरिज पैटर्न स्टडी करना है उसका। तो क्या सिर्फ़ मैरिज पैटर्न स्टडी करके आप उस फ़ील्ड के बारे में ये बता सकते हैं कि वहाँ का रहन-सहन कैसा होगा? वहाँ का वातावरण कैसा होगा? क्योंकि एक मैरिज पैटर्न जो है वहाँ का, उस सोसाइटी का, उस कम्युनिटी का, वो सब पे इफ़ेक्ट डालता है या उस पैटर्न के ऊपर भी सबका इफ़ेक्ट होता है। वहाँ के एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट भी उनके कल्चरल एस्पेक्ट पे होता है। तो किसी एक एस्पेक्ट को स्टडी करना, ये कहना कि एक एस्पेक्ट पे स्टडी करके और हम पूरे उस कल्चर के बारे में बता देंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए मानव शास्त्री हमेशा होलिस्टिक अप्रोच का प्रयोग करते हैं। कभी-कभी प्रॉब्लम जो होती है उसका सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम में ही छुपा होता है। लेकिन उसको समझने के लिए भी जब तक आप सारे एस्पेक्ट की स्टडी नहीं करेंगे, आप नहीं बता सकते कि वो प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई थी और उसको हम ख़त्म किस तरह से कर सकते हैं। होलिस्टिक अप्रोच का प्रयोग सबसे पहले मानव शास्त्र में अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से माना जाता है, जिसमें कि आपके रेटले ब्राउन जिन्होंने अपनी अंडमान निकोबार पे स्टडी की थी, मेलनोस्की जिन्होंने ट्रोबिलेंट आइलैंड पे स्टडी की थी, मार्गेट मीड इससे भी पहले सबसे पहले मार्गेट मीड की स्टडी साइकोलॉजिकल स्टडी थी, जिन्होंने एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट बताया था कि कल्चर के पैटर्न किस तरह से कल्चर में एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे आप ये एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट से मतलब ये होता है कि आप ये समझें कि अगर मौसम बहुत गर्म होता है तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो थोड़ा अग्रेसिव होता है। थोड़ा उसमें चिड़चिड़ापन और गुस्सा होता है। लेकिन अगर मौसम प्लेज़ेंट होता है तो आप ये देखिए कि
छोटी-मोटी गलती भी दूसरों की लोग माफ़ कर देते हैं, खुश रहते हैं। तो ये इस तरह की स्टडी मार्गारेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट ने साइकोलॉजिकल स्टडी की थी कि कल्चर पे किस तरह से एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट डालता है। इसके बाद आपके एलएच मॉर्गन हैं, फ्रेंच बोआस हैं, ये आपके शुरुआत के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। फ्रेंच बोआस तो अमेरिकन स्कूल के फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कहे जाते हैं। इन सब ने जो अपनी स्टडी की थी वो होलिस्टिक स्टडी थी। होलिस्टिक स्टडी करने से ही सामने वाला पैटर्न पूरा समझ में आता है कि उस जगह में जो चीज़ें हो रही हैं उस सराउंडिंग्स में, वो किस तरह से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं? और क्या यही सिर्फ़ हो सकता है उस जगह पर या इसके अलावा हम कुछ और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी आपकी अप्रोच आती है एथनोग्राफिक अप्रोच। एथनोग्राफिक अप्रोच प्योरली एंथ्रोपोलॉजी से ही इवॉल्व हुई है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ही जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने ही एंथ्रोपोलॉजी में एथनोग्राफिक अप्रोच को प्रयोग किया था। एथनोग्राफिक का मतलब होता है अगर लिटरल मीनिंग ली जाए तो इथनो मीन्स होता है लोग और ग्राफिया मीन्स होता है स्टडी मतलब लोगों की स्टडी पीपल्स स्टडी इज कॉल्ड इथनोग्राफी। तो इथनोग्राफी एक टाइप का एक आप ये कह सकते हैं कि इथनोग्राफी जो है वो एक सिस्टमैटिक डिटेल्ड स्टडी है किसी कल्चर और सोसाइटी की फॉर अ टाइम बीइंग। आप किसी कल्चर की स्टडी करने जाते हो, अच्छा एंथ्रोपोलॉजी में कोई भी स्टडी आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में नहीं कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको किसी कल्चर का पैटर्न समझना है, तो उसके लिए आपको हर हाल में वहाँ पर कम से कम जो बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जो एक प्रॉपर स्टडी करते हैं, वो मिनिमम तो 1 साल की स्टडी करते ही करते हैं। 1 साल में ही समझ में आता है कि सामने वाले कल्चर में क्या है और कैसे है। तो जो एथनोग्राफीज़ होती हैं वो टाइम फॉर अ टाइम बीइंग स्टडी की जाती है और उस पट फिर यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच की बात होती है। एथनोग्राफिक अप्रोच का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर एक क्षेत्र की पूरी स्टडी, लेकिन एज़ अ होलिस्टिक व्यू मतलब पूरी उसकी स्टडी उस पर्टिकुलर क्षेत्र की एक पर्टिकुलर लोगों की स्टडी उस टाइम बीइंग में। एथनोग्राफीज़ जो होती हैं वो फ़िल्म के रूप में, डॉक्यूमेंट्रीज़ के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में पब्लिश की जाती हैं या एयर की जाती हैं जिससे आप उनको डॉक्यूमेंट्री और फ़िल्म की तरह देख के समझ सकते हो। इस तरह की कई हैं न्यूयर की स्टडी है जिसमें पूरा-पूरा उस ट्राइब का कल्चर, पूरा-पूरा उस ट्राइब में लोगों का रहन-सहन और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में उसमें बताया गया है। इथनोग्राफीज़ जो होती हैं वो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ पे की जाती हैं, जिनमें उस कल्चर के कस्टम्स, बिलीव्स, उसके सोशल लाइफ़्स, इकोनॉमिक लाइफ़, एक्टिविटीज़, पॉलिटिक्स और रिलिजन को स्टडी किया जाता है। मतलब आप जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एंथ्रोपोलॉजी में किसी भी क्षेत्र की या किसी भी कम्युनिटी, सोसाइटी या किसी भी ग्रुप की स्टडी करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच ली जाती है और जब उसको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किया जाता है, तो वो एथनोग्राफिक स्टडी हो जाती है। उसको आप डिफरेंट तरीके से पब्लिश करा सकते हो। यहाँ पे आप एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में अभी देखिए हमने जो आपको 4 अप्रोचेस बताई हैं, आपकी होलिस्टिक अप्रोच, इथनोग्राफिक अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच और आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच। ये चारों अप्रोच एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये आप केवल ये नहीं कह सकते हो कि हम होलिस्टिक अप्रोच लगा के और किसी भी एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र को समझा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ होलिस्टिक अप्रोच किसी एक क्षेत्र को नहीं समझा सकती, उसमें एथनोग्राफिक अप्रोच लगानी पड़ेगी और एथनोग्राफिक अप्रोच लगेगी तो क्योंकि एथनोग्राफिक है मतलब आपको उस क्षेत्र पे रहना पड़ेगा जाके, वहाँ उस तरह के लोगों को समझना पड़ेगा, उनकी इस तरह का बिहेवियर देखना पड़ेगा, तो उसमें आप 2 तरह से इन्वॉल्व हो जाएँगे। या तो आप इनसाइडर व्यू देंगे या आप आउटसाइडर व्यू देंगे। इनसाइडर मतलब वहाँ पे रह के उन लोगों की तरह सोचने के पैटर्न को फ़ॉलो करना और उस तरीके का अपना डॉक्यूमेंटेशन करना, लिखना या फ़िल्माना कुछ भी करना। दूसरा होता है आउटसाइडर व्यू जिसमें कि हम रह तो रहे हैं उस फ़ील्ड में, लेकिन हम अपनी खुद की थिंकिंग वहाँ लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि
कंपैरेटिवली जैसे आप कह सकते हैं कि आप जो है आए हैं एक डेवलप सोसाइटी से, किसी को भी डेवलप या अनडेवलप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप आए हैं मान लीजिए डिफरेंट सोसाइटी से और आपने आके एक किसी ट्राइब को स्टडी करना शुरू किया। अब अगर आप इनसाइडर व्यू लेके चलेंगे तो उसमें तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसे क्यों है, किस इफेक्ट की वजह से इनका इस तरह का पैटर्न है। और अगर आप आउटसाइडर व्यू से जाएँगे, तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी किया और उसमें मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमियाँ थी या इसके बेसिस पे हम इसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। इथनोग्राफिक स्टडी के लिए आपको हमेशा इनसाइडर व्यू अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि कोई भी बाहर का आदमी अपने आउटसाइड व्यूज़ उस पर्टिकुलर सोसाइटी पे लागू नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्रेंड ही ऐसे किए जाते हैं या ऐसा उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि उनको इनसाइडर व्यू में ही काम करना है। अब क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया ज्योग्राफिकल पैटर्न वहाँ का देखते हैं। उसके बाद जो वहाँ के जितने भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, जैसे वहाँ के टूल्स हो गए या और पैटर्न्स हो गए, उनको देखना, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखना। नॉन मटीरियलिस्टिक मतलब मटीरियल मतलब होता है जिसको हम टच कर सकें, नॉन मटीरियल जिसको हम फ़ील कर सकें, समझ सकें। तो नॉन मटीरियल में आपका फैमिली, मैरिज, किनशिप रिलेशंस, इनके बारे में स्टडी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे रह के बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसी में हम कह सकते हैं कि इसी में क्लखन ने एक वर्ड यूज़ किया था इथॉस। इथॉस इथॉस का मतलब ये है कि वहाँ के इथनोग्राफिक स्टडी को उन्हीं के थिंकिंग पैटर्न में, इथॉस मतलब आइडियाज़ में लिखना। इसको हम कहते हैं इथॉस। जो फील्ड पे इथनोग्राफिक अप्रोच लगाते हैं उन्हें कहते हैं इथनोग्राफर्स। इथनोग्राफर्स जो हैं वो फील्ड पे जाके स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है इथनोग्राफिक स्टडी के लिए फिर वही चीजें आती हैं। इथनोग्राफिक स्टडी के लिए हम किस तरह के टूल्स का प्रयोग करें, किस तरह की टेक्निक्स का प्रयोग करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमको ये फील्ड पे पहले जाके देखना होगा कि वहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं। उस तरह से रहते हुए लोगों को पहले ये समझना होगा कि इसमें हम ऐसा कौन-सा टूल लगाएँ, क्योंकि ये थिंकिंग, ये ट्रेनिंग आपको एज़ अ एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट पहले ही मिल चुकी होती है। और जिसका सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल है आपके एल.एच. मॉर्गन, जिन्होंने सबसे पहले द लीग ऑफ इरोक्वस, एक ट्राइब थी जिस पे उन्होंने स्टडी करी थी और अपनी बुक पब्लिश की थी 1851 में। उन्होंने उस क्षेत्र में रहकर वहाँ के किनशिप पैटर्न को एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने किनशिप पैटर्न 2 तरीके के बताए थे। डिस्क्रिप्टिव जो किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ थी, उनको बताया था उन्होंने। डिस्क्रिप्टिव और आपकी क्लासिफिकेटरी, ये 2 बताई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टडी सबसे अच्छी मानी जाती है, वो आपकी कही जाती है द आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक्स। ये मेलनोस्की की स्टडी थी। ये इन्होंने 1922 में पब्लिश की थी। इसी तरह से फिजिकल एस्पेक्ट हमने आपको बताया था, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमने आपको बताया था। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमने 2 नाम बताए थे आपको, मार्गेट मीड और रूट बेनेडिक्ट। मार्गेट मीड की स्टडी है द कमिंग ऑफ एज इन समोआ। ये स्टडी समोआ पीपल्स की थी, जिसमें पीपल की थी, जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ के जो लोग हैं वो उनके रहन-सहन पे किस तरह से एनवायरनमेंट इफेक्ट डालता है। इसी तरह से कई जब शुरुआत में एल.एच. मॉर्गन ने स्टडी करी और उनकी वो स्टडी बहुत सक्सेसफुल हुई, द लीग ऑफ इराकुस, तो फिर धीमे-धीमे इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा और इस अप्रोच को पढ़ने के लिए कई तरह की टेक्निक्स, टूल्स और आपके मेथड्स प्रयोग किए जाते थे, जिसमें कि जो एथनोग्राफिक स्टडीज़ के बेसिक टूल्स होते हैं, वो आपके इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, आपका सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपकी पायलट स्टडी होती है, जिसमें पायलट मतलब होता है शुरुआत में, बिना किसी फील्ड के इंफॉर्मेशन के
आप किसी भी तरह की स्टडी को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसको समझने के लिए पहले उस फ़ील्ड पे जाना होगा। उस फ़ील्ड पे जाके आप पहले ये समझेंगे कि उस वो फ़ील्ड किस तरह की है? वहाँ पे हम क्या चीज़ प्रयोग करें? कौन से टूल्स प्रयोग करें? कौन-सी टेक्नीक लगाएँ, जो हमको हमारी डिज़ायर इन्फॉर्मेशन मिल सके? तो उसके लिए पायलट स्टडी की जाती है। अच्छा, पायलट स्टडी करने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि हमको किस-किस क्षेत्र में स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है। लेकिन स्टडी करने के लिए भी आपको उस क्षेत्र के लोगों के संग अपना एक बहुत अच्छा रिलेशंस बनाना पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी आपको ऐसे ही आंसर नहीं कर देगा। तो उसके लिए आपको रैपिड एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ता है। वहाँ के लोगों के संग भाईचारे वाला माहौल बनाना पड़ता है। जब वो बन जाता है, तब वो आपको अपनी अपने बारे में बताना शुरू करेंगे। जो आप आँखों से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो आप पेन डाउन करते ही हैं, आप लिखते ही हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसका। लेकिन वहाँ के लोगों की भी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको सामने नहीं दिख रही हैं। तो वो केवल आपको तब मिल सकती हैं जब आपका रैपिड बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो। इसके बाद आपका आता है इंटरव्यू, हमने बता दिया आपको, ऑब्जर्वेशन बता दिया, रैपिड एस्टैब्लिशमेंट हो गया, पायलट स्टडी हो गया। फिर आपके कई अलग-अलग मेथड्स होते हैं जिसमें आपका डायरी मेंटेन करना होता है, जिनॉलॉजिकल मेथड्स होते हैं, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन होता है। मतलब ये सब चीज़ें आपकी इथनोग्राफिक स्टडी के लिए मस्ट है। जब तक ये चीज़ें आपकी नहीं होंगी, इथनोग्राफिक स्टडी करना इम्पॉसिबल होगा। इसके बाद आपका आता है अगर प्रॉपर तरीके से कहा जाए तो इथनोग्राफिक स्टडी के जो फादर हैं, मतलब एंथ्रोपोलॉजी में इथनोग्राफिक स्टडी के जो प्रॉपर तरीके से प्रयोग करने वाले हैं वो मेलनोस्की हैं, जिन्होंने अपनी स्टडी में डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक एक प्रॉपर स्टडी, एक प्रॉपर ट्राइब की स्टडी जो उन्होंने इथनोग्राफिक की थी, होलिस्टिक स्टडी की थी अप्रोच करके, उस पे उन्होंने कई तरह की ऑब्जर्वेशन दिए हैं। जिसमें आपका किनशिप टर्मिनोलॉजी है, आपकी नीड थ्योरी है, आपका रिलिजन एक्सप्लेन किया है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का। तो मतलब एक इथनोग्राफिक स्टडी कितना कितना इन्फ्लुएंस डाल सकती है आपकी इस आउटकम्स पे, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये इससे मालूम चलता है। इसके बाद आपका आता है एटिक एंड इमिक। एटिक एंड इमिक ये आपका तभी मालूम चल सकता है जब आपकी स्टडी इथनोग्राफिक हो। जब स्टडी इथनोग्राफिक होगी तभी आप वहाँ के आइडियाज इनसाइडर व्यू ले सकते हैं और आउटसाइडर व्यू भी ले सकते हैं। और जो ये स्टडी करता है, आपने आपको पहले बता दिया कि ये एक ये स्टडी जो है इथनोग्राफर करता है। इसके बाद आपका आता है कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल अप्रोच। ऐसा होता है कंपैरेटिव, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अप्रोच जो है आपकी जो चारों हैं वो चारों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। होलिस्टिक अप्रोच जो कि बिना इथनोग्राफिक स्टडी के उतनी अच्छी नहीं आउटकम देती है। इसी के बाद आपका आता है कंपैरेटिव अप्रोच। कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जो आर्मचेयर स्टडीज़ थी, वो आर्मचेयर स्टडीज़ में, आर्मचेयर से मतलब जो आपके पहले के जो फिलॉसफर्स थे, आपके मिशनरीज़ थे, उनकी लिखी हुई डॉक्यूमेंटेशन किए हुए जो मोनोग्राफ्स थे या जो कुछ भी था, उसकी बेसिस पे स्टडी करना। अब जब आप दोबारा उसी फ़ील्ड पे गए तो आपको सब कुछ डिफरेंट मिला, लेकिन ऐसा नहीं है, कल्चरल एस्पेक्ट जो होता है, सोशल एस्पेक्ट जो होता है, वो थोड़ा बहुत सेम रहता है। तो उसको स्टडी करना। अब क्योंकि आप पहले से वो सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ के गए थे, आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो है, वो पहले से तैयार था कि ये एस्पेक्ट ऐसा मिलेगा, वो एस्पेक्ट वैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लगा। तो उस एस्पेक्ट को समझने के लिए आपने कंपैरेटिव अप्रोच लगाई। आपने कंपेयर किया। कभी-कभी ये कंपैरिज़न जो होता है, वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो होता है सिंक्रोनिक कंपैरिज़न, एक होता है डायक्रॉनिक कंपैरिज़न। तो उसमें क्या होता है कि जो कल्चर में चेंज होता है, वो एक पीरियड ऑफ टाइम में किस तरह से चेंज हुआ, तो ये आपका सिंक्रोनिक हो जाएगा। और जो ये अगर यही चेंज डिफरेंट टाइम में देखना हो, तो वो डायक्रॉनिक हो जाएगा। अब क्योंकि हम डायक्रॉनिक के बारे में बता रहे हैं आपको, तो डायक्रॉनिक में क्या होता है, आपकी पहले की स्टडी हमने आपको बताया और अब की स्टडी जो आपने की है, उसकी बेसिस पे जो जो आपके कल्चर के पॉइंट्स सिमिलर मिलते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये कल्चर इस लेवल से इस लेवल तक डेवलप हुआ है। अगर आप उसको इनसाइडर स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि इन कारणों से ये कल्चर
या जिसका सोशल एस्पेक्ट इतना चेंज हुआ है, इसमें इन इन चीज़ों का इफेक्ट रहा है। कोई भी इफेक्ट हो सकता है, उसमें एजुकेशन इफेक्ट डाल सकती है, इन्वायरमेंट इफेक्ट डाल सकता है, कुछ भी, लेकिन चेंज आता है, क्योंकि इवोल्यूशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए किसी भी तरह की अप्रोच को प्रयोग करने के लिए हम एंथ्रोपोलॉजी में कंपैरेटिव अप्रोच को ज़रूर लगाते हैं। इसमें जो पहले के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो आर्मचेयर स्टडी करते थे, जैसे फ्रेंच बोआस हैं, आपके इवांस प्रिचर्ड हैं, आपके वेस्टर्न मार्क हैं, इन सब ने अपने जो स्टडी की है, ये आपकी कंपैरेटिव स्टडी ही है। क्योंकि पहले जो स्टडी हुई मिशनरीज वाली, उसके जस्ट बाद आपके एंथ्रोपोलॉजी इवॉल्व हुआ। तो एंथ्रोपोलॉजी इवॉल्व होने पे फ्रेंच बोआस, इवान पिचर्ड, सब यही एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो इनकी जो स्टडी है, ये शुरुआत की स्टडी इनकी आर्मचेयर स्टडी है, और बाद में जब इन्होंने फील्ड वर्क स्टार्ट किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो वो स्टडी इनकी जो है वो आपकी कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। इसमें टाइलर की स्टडी जो कल्चर की है, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स कल्चर फॉर्म के बारे में बताया गया है, वो स्टडी बहुत रिमार्केबल कही जाती है, जिसमें कंपेयर किया गया था इवोल्यूशन को, कल्चरल इवोल्यूशन को कंटेम्प्रेरी टाइम में, जिसमें ये बताया, तत्कालीन समय में ये बताया गया था कि किस तरह से कल्चर जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद आपका आता है हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच जो है आपका, ये हम आपको डे 1 से बता रहे हैं, ब्लॉक 1 का, जिसमें कि ये था कि किस तरह से जो स्टडी की जाती है वो हिस्ट्री, बिना हिस्ट्री के आप किसी भी तरह की स्टडी को कंडक्ट नहीं कर सकते हो। अब आप किसी फील्ड पे गए, एक हम आपको चारों अप्रोचेस के साथ समझाते हैं। हम किसी फील्ड पे गए, उस फील्ड को स्टडी करने के लिए हमसे कहा गया कि आपको ये टूल दिए जा रहे हैं, इस टूल की बेसिस पे आपको स्टडी करनी है। अब स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में है कि हमको एक पर्टिकुलर विलेज की स्टडी करनी है, मतलब एथनोग्राफिक अप्रोच हो गई हमारी। हम ये दिमाग में ही फ्रेम बना के जा रहे हैं कि हमको इस पर्टिकुलर विलेज की, इस प्रीमाइसिस की पूरे की स्टडी करनी है। हमारी स्टडी हो गई एथनोग्राफिक। अब एथनोग्राफिक स्टडी करने के साथ-साथ हमने एक एस्पेक्ट नहीं लिया है, हम पूरे विलेज की स्टडी कर रहे हैं, तो होलिस्टिक स्टडी हो गई। अब थोड़ा-सा हम उसके लिए सेकेंडरी डेटा पढ़ के जाएँगे, उसको, उसकी स्टडी करेंगे, वो हमारी हो गई आपकी हिस्टोरिकल अप्रोच। और उस पे जाके फिर हम जो पहले से सोच के अपने लिए फ्रेम बना के गए हैं माइंड में, उस पे जाके वहाँ की कंडीशन को रखेंगे। ये आपकी कंपैरेटिव अप्रोच हो गई। ये चारों अप्रोच लगाकर ही फील्ड वर्क में कोई रिसर्च वर्क किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी है ह्यूमन काइंड की। मतलब उसमें आपकी हिस्टोरिकल, होलिस्टिक एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड है। द एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च इन्वॉल्व्स, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में आपका क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? उसमें आपका आएगा एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में आपके जितने भी टूल्स होंगे, वो होंगे, और उसके सभी प्रकार होंगे। तो इन 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 टूल्स को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया? हमने किया कि सोशल के साथ-साथ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी ह्यूमन के स्टडी किया। तो इसको कहेंगे बायोकल्चरल रिसर्च। एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ बायोकल्चरल रिसर्च व्हिच स्टडी द ह्यूमन नेचर बिहेवियर इन कंट्रास्ट टू हिस्ट्री एंड प्रेजेंट टाइम। और उसमें किसका इफेक्ट देखेंगे? एनवायरनमेंट का, पीपल रिलेशन का, ये सारे इफेक्ट हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे जाके देखते हैं। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का सबसे यूनिक फीचर जो है, वो है ये देखना कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, इनसाइडर या आउटसाइडर। ये आपको सबसे पहले हमने बताया था कि मानव शास्त्र में जब हम स्टडी करने जाते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि उस क्षेत्र में जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्षेत्र हमारे लिए पहले से पढ़ा हुआ है कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है
कि जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि यहाँ ये चीज़ें स्टडी करेंगे, और मान लीजिए हम वहाँ वो स्टडी करने गए और वो चीज़ें हमको उस अकॉर्डिंग नहीं मिली जो हमने पहले से पढ़ा या सोचा हुआ था। तो हम बायस हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए इसको। ये चीज़ सबसे गलत है। आप अगर इनसाइडर व्यू की तरह जाएँगे, आप अगर उस जगह पे रह के उसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ यहाँ ये हो रही है, ये यही होना था इस समय पर इस चीज़ को। हम अपनी सोच उसके ऊपर नहीं डालेंगे। हम वहाँ वो जैसा है उसको उस तरह से पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए हमको कौन से मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग करना होता है। अप्रोचेस तो आपने समझ ली कि आपकी ये 4 अप्रोच होती हैं जिनको लगा के आप एंथ्रोपोलॉजी को समझ सकते हो। इसके बाद आपका आता है कि चलिए हमने अप्रोचेस ले ली। अब हमारे टूल टेक्निक्स क्या हैं? हम किसकी तरह से किसकी बे क्या ऐसे टूल्स और टेक्निक्स लगाएँ जिससे हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र को पढ़ लें। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है जैसे हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी कल्चर की डाइवर्सिटी को समझने के लिए, मतलब विभिन्नताओं को समझने के लिए उसका बायोलॉजिकल, उसका कल्चरल एस्पेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको समझने के लिए हमको विभिन्न तरीके के उपकरण या थिंकिंग पैटर्न को प्रयोग में लाना पड़ता है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी और उसकी पैटर्न को समझने के लिए हमको कुछ टूल, टेक्निक्स और मेथड्स का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कि हमारा पहला है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मतलब आप फील्ड पे गए, अब जो चीज़ें आप देख रहे हो, उसको आप बताओगे कैसे? उसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? उसको आप लिखोगे कैसे? तो जो मेथड्स होते हैं, वो किसी भी रिसर्च को वहाँ कंडक्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीके का एक एक टूल होता है, जो ये बताता है कि हमको इस फील्ड को स्टडी करने के लिए ये मेथड्स प्रयोग करने हैं, जिसमें कि आपके कई हो सकते हैं। सबसे पहले है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन मतलब समझना, देखना, अपनी आँखों से चीज़ों को देखना और समझना। ये आपके 2 तरह के होते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एंथ्रोपोलॉजी में एक तरह का और पार्टिसिपेशन प्रयोग होता है, क्वासी पार्टिसिपेशन। मतलब कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होना और कुछ चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना। दूसरा आपका आता है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब जैसे आप जानते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी एक टॉपिक को पूरा स्टडी करना। जैसे 1920 से लेके 19 या 1920 से लेके 2020 तक हमें किसी एक एस्पेक्ट को स्टडी करें, तो वो आपकी केस स्टडी हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है जीनोलॉजिकल मेथड। ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। जीनोलॉजी मतलब होता है कि किसी के भी एंसेस्टर्स को ट्रेस करना, पीछे तक देखना कि वो किस एंसेस्टर से किस तरह से आया है। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम ये समझ पाते हैं कि उस जगह पे रिलीजन पैटर्न कैसा होगा, वहाँ का किनशिप पैटर्न कैसा है। ये इम्पोर्टेंट एक मेथड है आपका। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन बना दिए और उस फील्ड से रिलेटेड, और आपने बाँट दी और सबको कहा कि हमको भर के वापस कर दीजिएगा। इसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जैसे आप जानते हैं फेस टू फेस क्वेश्चन पूछना। उसके बाद आता है शेड्यूल। इंटरव्यू भी 2-3 तरीके का हो सकता है, जिसमें कि आप फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ लो। फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ के उनको बैठ के लिख लो। पहले से क्वेश्चन फ्रेम करके ले जाओ। कई तरीके का इंटरव्यू गाइड होती है। ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंटरव्यू गाइड का प्रयोग करते हैं। मतलब आप उस टॉपिक के बारे में पहले से पढ़ के समझ के जाओ, और किस-किस पॉइंट पे आपको वहाँ डिस्कस करना है, डिस्कस किया जाता है इंटरव्यू में। वो आपको उसमें लिख लिया जाता है, वो पॉइंट लिख लिए जाते हैं, और बात करते-करते कभी बीच में भी कुछ ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं, जिस पे आप डिस्कस कर सकते हो। इससे आपका डेटा बहुत अच्छा आता है। इससे आपकी जानकारियाँ जो निकल के आती हैं, वो बहुत अच्छी आती हैं। अब हम आपको ये जो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस हैं, इनको एक बार एक्सप्लेन कर दें, सब में क्या है। पहला हमने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमने ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी फील्ड पे गए और वहाँ पे जाके आपने उस फील्ड को, जो आप देख रहे हो अपनी आँखों से, वो चीज़ें लिखना।
जिसमें कि जैसे मान लीजिए आपने किसी मैरिज पैटर्न को आप वहाँ पे देखा आपने, किस तरह से मैरिज हो रही है। तो एक तो आप उसमें इन्वॉल्व रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो, इन्वॉल्व हो सकते हो, जो वहाँ फंक्शंस हो रहा है उसमें उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो। एक तरीके से तो ये हो गया। दूसरा आपका होता है कि आप दूर बैठ के और उसको देखना कि क्या कैसे-कैसे पैटर्न चल रहा है। और तीसरा आपका होता है क्वासी पार्टिसिपेशन, जैसे कि आपने एक एक टाइम पे 4 प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे। आप एक बार में एक ही में प्रेज़ेंट हो सकते हो ना, तो दूसरे के लिए आपने क्या किया, आपने उसका वीडियो बनवा लिया या आपने किसी को बैठा दिया और कहा कि एक-एक चीज़ जैसे हो रही है उसको लिख के लाओ। तो ये आपका पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ शो करता है। पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन में आप ये कर सकते हो कि कोई एक कल्चर जैसे फॉलो किया जा रहा है, मतलब कोई एक, मान लीजिए कोई कस्टम, कोई रिचुअल, कोई ओकेजन चल रहा है, तो उस ओकेजन में लोगों के साथ बैठ के बात करना, जो प्रोसेस वहाँ किए जा रहे हैं वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, उनको खुद भी करना, ये आपके पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन दिखाता है, जिसमें आप जो इन्वॉल्व हो रहे हो तो उससे आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज, ये फंक्शन यहाँ पे किस पर्पज से हो रहा है। उसके बाद आपका दूसरा आता है नॉन पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेशन में क्या होता है, जैसे एक सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है भोपाल गैस वाला, भोपाल गैस कांड जो हुआ था। आप वहां प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन आपने उसको कई जगह न्यूज़पेपर में देखा, लोगों से पूछा, इंटरव्यूज किए, कई चीजें देखी, तो आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया वो आप बता सकते हो। इसमें आप जो नॉन पार्टिसिपेशन वाले होते हैं वो कई जगह यूज होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, उस बारे इश्यूज जो होते हैं साइकोलॉजिकल, उसमें आप चीजें समझ के, लिख के, खुद उस जगह पार्टिसिपेट ना करके उसको समझ सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा होता है मेडिको लीगल। मेडिको लीगल मतलब जो आपके मेडिकल से रिलेटेड जितने भी आपके लीगल इश्यूज होते हैं, उसमें आप नॉन पार्टिसिपेट होके और उन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है क्वासी, मैंने आपको पूरा बता ही दिया। नेक्स्ट आपका आता है जीनोलॉजिकल मेथड। जीनोलॉजिकल मेथड जो होते हैं उसमें आप एक डिसेंडेंट लाइन को, डिसेंड लाइन जो होती है आपकी, एंसेस्ट्रल लाइन जो होती है, मतलब फादर, उसके ऊपर ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, इस तरह से पूरी लाइन, पूरी एक फैमिली को ट्रेस कर सकते हो। इससे ट्रेस करने से क्या होता है, वहां पे जो रिलीजन पैटर्न होता है वो मालूम चल जाता है, रिलेशनशिप मालूम चल जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज मालूम चल जाती है कि क्या टर्म यूज किए जाते हैं सामने वाले में। अगर मान लीजिए जैसे कि आपकी ट्रोबियन आइलैंड की स्टडी थी जिसमें टर्मिनोलॉजीज थी अजा, ये अजा वर्ड जो है वो मदर के लिए भी यूज हो रहा था और मदर की जनरेशन की सारी लेडीज के लिए भी यूज हो रहा था। तो ये कैसे मालूम चला, ये ऐसे नहीं मालूम चला कि आपने इनको भी अजा कहा, उनको भी अजा कहा। ऑब्जर्वेशन किया, जिनोलॉजिकल मेथड यूज किया, जिनोलॉजीज बनाई, जिसमें समझ में आया अच्छा तो इस जनरेशन की सारी लेडीज को ये इस नाम से बुलाते हैं। तो ये सब चीजें आपकी आसानी से ट्रेस हो जाती हैं। फिर आपका आता है केस स्टडी। केस स्टडी जो है वो प्योरली आपका सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सोशोलॉजिकल स्टडी है। इसमें क्या होता है, हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले केस स्टडी का प्रयोग किया था। उन्होंने एक केस स्टडी जिसमें पूरे तरीके से एक रिसर्चर को इन्वॉल्व होने का एक महत्वपूर्ण गुण बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप केस स्टडी को किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की केस स्टडी कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज की स्टडी कर रहे हो, तो एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक समय अंतराल के बीच का ही वो समय लिया जाता है। जैसे हमने आपको पहले बताया 1920 2020 तक अगर समय लेकर हम उस पर्टिकुलर एक चीज को, एक एस्पेक्ट स्टडी किया जाता है, उसकी होलिस्टिक स्टडी एक एस्पेक्ट की होती है। तो उसमें लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें जो जो टर्म्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आप किसी भी केस स्टडी को स्टडी करोगे, किसी भी चीज की केस की स्टडी करोगे, तो उसमें आपको उसका फिजिकल इश्यूज देखने पड़ेंगे, उसके बायोलॉजिकल इश्यूज देखने पड़ेंगे, साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम्स थी वो देखनी पड़ेंगी आपको। और जितने भी उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे वो देखने पड़ेंगे। ये जो आपके हैं ये तीनों आपके मेथड्स हैं। इन मेथड्स को स्टडी करने के लिए आपको डिफरेंट
टूल्स प्रयोग करने पड़ते हैं, जिसमें आपके टूल्स हैं हमने आपको पहले बताया टूल्स हैं आपके इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू गाइड और प्रॉपर इंटरव्यू। सबसे जो इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के बाद आपका आता है इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू गाइड हमने आपको अभी शुरू में बताया कि इंटरव्यू गाइड जो होती है वो आपके पर्टिकुलर टॉपिक के पॉइंट्स होते हैं जो उसमें लिख लिए जाते हैं और उन पॉइंट्स को जब डिस्कस करना शुरू करते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है बातें करते हुए सामने से कुछ नए पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं। तो वो भी पॉइंट्स नोट करके और उनको डिस्कस कर लिया जाता है। इंटरव्यू शेड्यूल में क्या होता है, आप गाइड में क्वेश्चन नहीं बनाते हो, आप केवल पॉइंट्स लिख लेते हो। इंटरव्यू शेड्यूल में क्या होता है कि आप इंटरव्यू के लिए एक पूरा शेड्यूल बना लेते हो और उस शेड्यूल में आप क्वेश्चंस लिख लेते हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के हो जाते हैं। तो आप जो सामने वाले से पूछ रहे हो और वो बताते-बताते 1 पेज तक का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता है। तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसमें आपको फेस टू फेस बैठ के इंटरव्यू लेके और उसकी सारी डिटेल भर ली जाती है। एक आपका आता है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का मतलब होता है कि आपने क्वेश्चंस बनाए फील्ड से रिलेटेड। क्वेश्चनेयर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें आपको केवल जो लिटरेट पीपल होते हैं, जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, केवल वही भर सकते हैं। क्योंकि जो अनपढ़ होंगे वो तो आंसर कर ही नहीं पाएँगे। क्वेश्चनेयर में आपका वहाँ होना ज़रूरी नहीं होता है। आपने क्वेश्चन बनाए, फ़ील्ड पे पोस्ट कर दिए। इसमें क्या होता है कभी-कभी कि आपने 100 पेपर भेजे और रिटर्न में आपको केवल 20 ही आए। पूरे पेपर वापस भी नहीं आए, क्योंकि सब ना पढ़ सकते हैं और ना कोई इतना टाइम देना चाहता है उसको पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चनेयर में आपको उतना रिलायबल डेटा नहीं मिल पाता है। या तो आप वहाँ प्रेज़ेंट हो, उस पे आप क्वेश्चनेयर में आप यस और नो या एक पॉइंट में आंसर या एक वर्ड में आंसर देना होता है। तो जो आपके फ़ील्ड के लिए जो टेक्नीक यूज़ की जाएगी वो अगर क्वेश्चनेयर यूज़ की गई है तो या तो आपकी पॉपुलेशन जिस पे आप काम कर रहे हो वो 100% पढ़ी-लिखी होनी चाहिए। वरना आपको रिलेवेंट डेटा ही नहीं मिलेगा। और अगर आप इंटरव्यू कर रहे हो तो इंटरव्यू के लिए आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है कि इंटरव्यू के लिए आपको लोगों को प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र पे जाके आप इस तरीके से ये नहीं कर सकते हो ना कि पकड़ के आपने इंटरव्यू शुरू कर दिया, कोई आपको बताएगा ही नहीं। आपका वहाँ पे रैपिड एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होना चाहिए, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो, वहाँ पे लोगों से आपका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए आप तुरंत जाते ही तुरंत शुरू नहीं कर सकते हो। आपको पहले वहाँ फ़ील्ड पे रहना होगा, वहाँ के लोगों को समझना होगा, उनको ये यकीन दिलाना होगा कि जो डेटा आप उनसे ले रहे हो, वो डेटा कहीं भी मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। वो बातें जो आप उनसे कर रहे हो, कहीं मिसयूज़ नहीं की जाएँगी। तभी सामने वाला आपको ठीक से इंटरव्यू देगा और आपको अपने एस्पेक्ट के बारे में बताएगा। अब ये जो टेक्निक्स और टूल्स हैं हमने आपको बताए हैं, ये आपके सोशल एंथ्रोपोलॉजी को समझने और पढ़ने के लिए हो गए। लेकिन अगर आप फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को अगर आप देखो, तो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने के लिए उसको समझने के लिए उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपकी जो मेथड है वो कहलाते हैं एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है? एंथ्रो मीन्स स्टडी, मानव की स्टडी, पोमेट्री स्टडी हो गया। एंथ्रो मतलब ह्यूमन और एंथ्रोपो ह्यूमन और स्टडी मीट्री हो गया। तो मतलब मानव की स्टडी के लिए आपको एंथ्रोपोमेट्री का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपका ना सिर्फ बाहरी आवरण, आपके अंदर की भी स्टडी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जो इवोल्यूशन बताती है आपकी, आप किस तरह से एक एनिमल से किस तरह से 2 पैर पे खड़े होने वाले ह्यूमन्स बने। तो उसके लिए क्या करना होगा, एंथ्रोपोमेट्री में भी 2 ब्रांचेस आपकी हो जाती हैं, आपकी सोमैटोमेट्री और ऑस्टियोलॉजी। सोमैटोमेट्री जो होती है उसका मतलब होता है बाहर के बॉडी मेजरमेंट्स को लेना, फिजिकल मेजरमेंट्स को लेना। ऑस्टियोमेट्री मतलब होता है बोन्स का। तो ऑस्टियोमेट्री में भी सिफेलोमेट्री आपका स्कल का मेजरमेंट होता है। अब ये मेजरमेंट का क्या मतलब है? मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ है।
हर तरह का डेवलपमेंट देखने के लिए, अब अगर आपने कल्चरल डेवलपमेंट देखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ किए हैं, इंटरव्यू यूज़ किया, ऑब्जर्वेशन यूज़ किया, आपने केस स्टडी यूज़ किया, समझा ना उस चीज़ को कि वो कैसे हो रहा है। वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, उसको समझने के लिए भी आपको कैसे ब्रेन का साइज़ चेंज हुआ, तो उसका मेजरमेंट होगा। एक पर्टिकुलर लैंडमार्क्स होते हैं। वो लैंडमार्क जैसे अगर आप साधारण भाषा में कहो, तो लैंडमार्क जैसे आप अगर आप मेजरमेंट लोगे, तो आपने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। तो एंथ्रोपोलॉजी में इन इन पॉइंट्स को भी एक नाम दिया गया है। इनसे इनके बीच के मेजरमेंट को नापा जाएगा। अब क्या हुआ कि अभी इस समय इतना है ये, कुछ भी सो एंड सो है। तो पहले कैसा रहा होगा, या क्या अभी 10 सालों में कोई चेंज आया है, या उसके पहले में क्या चेंज था, ये सब चीज़ें स्टडी करना फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में होता है। अब ये स्टडी की कैसे जाए, तो उसके लिए होता है कि हर तरह के मेजरमेंट के लिए अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें सोमेटोमेट्री के जो मेजरमेंट होते हैं, सोमेटोमेट्री से मतलब आपका ये है कि लीनियर मेजरमेंट होंगे, आपके स्किन फोल्ड के मेजरमेंट होंगे, आपके वेट मेजरमेंट्स होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रेडिंग कैलिपर लेना पड़ेगा। स्प्रेडिंग मतलब फैलने वाले, कैलिपर मतलब होता है उपकरण। तो कैंची की तरह उपकरण होगा, स्प्रेडिंग कैलिपर होगा, स्लाइडिंग कैलिपर होगा। एंथ्रोपोमेट्री पूरी आपकी हाइट लेने के लिए होता है, उसमें आपके रॉड्स लगे होते हैं। फिर क्या होता है, हेड हाइट लेने के लिए नीडल्स होते हैं, वेइंग मशीन्स होते हैं, स्किल फोल्ड कैलिपर्स होते हैं। ये कैलिपर अलग होगा, ये कैलिपर अलग होगा, ये कैलिपर अलग होगा। हर हर उपकरण हर तरह की नाप के लिए अलग अलग होता है। इसीलिए हमने आपको सबसे शुरुआत में बताया था कि मानव शास्त्र में जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसके मेजरमेंट के बेसिस पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे कपड़े डिज़ाइन होते हैं, उससे आपके शूज़ डिज़ाइन होते हैं, फर्नीचर डिज़ाइन होते हैं। इस तरह की फील्ड में इन मेजरमेंट की बेसिस पे स्टडी होता है। अब इसकी यूटिलिटी और क्या हो सकती है? उसमें ये है कि हम 2 पॉपुलेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। जब हमारे पास सारे मेजरमेंट्स आ जाएँगे, तो हम ये बता सकते हैं कि ये पॉपुलेशन इस तरह की है, तो ये पॉपुलेशन इस तरह की है, इनमें क्या-क्या डिफरेंस है। हम उनकी फिजिकल ग्रोथ किस तरह से होती है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी बॉडी का फंक्शन किस तरह से हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी होता है। हम उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं। ये तो आपके आउटर एस्पेक्ट की बात हो गई। अब आपका आता है सोमैटोस्कोपी, जिसमें क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिए जाते हैं कि स्किन कलर इस टाइप का होगा, रेसेस के डिफरेंस को बताने के लिए। आई फोल्ड, ये जो फोल्ड होता है, ये इसके स्टैंडर्ड बता दिए जाएंगे कि इस तरह का होगा। तो उसके लिए जो आपके सोमैटोस्कोपी की जो मेजरमेंट्स होती हैं, वो आपके स्किन कलर पे होती हैं, हेड हेयर्स पे होती हैं, बियर्ड, मुस्टैचेस, आईज, फोरहेड, और आप ये कह सकते हैं ये रिजेस की होती है, लिप्स, नोज, ईयर लोब्स, इन सब के, और लोअर जॉ, अपर जॉ एंगल, इन सब के बेसिस पे आप एक रेस को डिफाइन कर सकते हो। आप एक रेस बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर लोग इस रेस के हैं, रेस मतलब इस पॉपुलेशन के हैं, और इस पर्टिकुलर की इस पॉपुलेशन के हैं। ये सब आपका ऊपरी हो गया। अब आपका आता है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी मतलब होता है ब्लड कल्चर। ब्लड जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उसकी बेसिस पे रेस को डिफरेंशिएट करना। तो ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं, वो 15 डिफरेंट टाइप के होते हैं। वैसे तो जनरली ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें ए ग्रुप में एंटीजन ए होता है, बी ग्रुप में एंटीजन बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, और इसके अलावा कई तरह के और भी होते हैं, लेकिन वो आपको हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे। लेकिन अब ये जो सीरोलॉजी होती है, इसको स्टडी करने के लिए हमको कई तरह के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करने पड़ते हैं, जिसमें आप टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, इसमें आप प्रिकिंग नीडल्स ले सकते हो। नीडल्स मतलब ब्लड निकालने के लिए, यहाँ से ब्लड निकाला जाएगा। सेंट्रीफ्यूज, जिसमें आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके और ये उसका जो कल्चर है, ब्लड कल्चर अलग कर सकते हो। और सलाइन लिया जाता है। ये सब कुछ ब्लड लेके और उसकी स्टडी के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं।
उसके बाद आपका आता है एक आरएच ब्लड ग्रुप। लैंड स्टीनर ने 1940 में जो सिंपल एबीओ ब्लड ग्रुप था उसमें ये देखा कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें एक फैक्टर और पाया जाता है जो कि कभी कभी किसी किसी के प्रेगनेंसी में बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि आरएच आरएच पॉजिटिव फैक्टर जिस लेडी में होता है उसकी प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है, जरा जरा जल्दी जल्दी मिसकैरेज होने लग जाते हैं। तो ये आरएच फैक्टर को समझने के लिए एंटीजन डी एक लैंडस्टीनर ने ढूंढा और ये बोला कि जब आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स आपस में मिलते हैं तभी मिसकैरेजेस होते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो उनमें 85% पॉपुलेशन में आरएच एंटीजन पाया, आरएच फैक्टर पाया जाता है। और इसको समझने के लिए फिर वही सीरोलॉजिकल स्टडी की जाती है, ब्लड ग्रुप्स की स्टडी की जाती है जिससे वहां पे प्रॉब्लम्स ना आए। अब आता है आपका कि ये आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में किस तरह से आपने टूल टेक्निक लगा ली है, किस तरह से आपने एवोल्यूशन की स्टडी कर ली। डार्विन ने जो स्टडी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो इन्हीं स्टडीज की बेसिस पे क्लियर हो पाया कि क्यों कौन ज्यादा सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया और कौन ज्यादा सर्वाइव क्यों कर पाया। तो ये सब थ्योरीज जो है हो गई। इसके बाद आपका लास्ट आता है आर्कियोलॉजिकल थ्योरीज। आर्कियोलॉजिकल जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें किस तरह से डेटा इफेक्ट, क्योंकि आप कोई भी इवोल्यूशन की स्टडी अगर करोगे चाहे सोशल हो चाहे फिजिकल हो, उसमें जब तक कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं होगा, हिस्टोरिकल मतलब आपने आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर नहीं लिया तो आप ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि सामने वाला कल्चर या सामने वाला सोसाइटी इस सोसाइटी से डिफरेंट थी। तो उसके लिए आर्कियोलॉजिकल टूल्स प्रयोग किए जाते हैं। और आर्कियोलॉजिकल टूल्स जो होते हैं वो दो तरीके कह सकते हैं आप, एक तो टाइम रिलेटेड होते हैं और दूसरा उस पर्टिकुलर चीज की यूजफुलनेस क्या है। मतलब आप किसी भी साइट में अगर जाके एक्सकैवेशन करते हो, खुदाई करवाते हो, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि ये टूल किस समय का है। तो वो टाइम जो होता है, टाइम रिलेटेड अप्रोच होती है, वो होती है। इसमें आपका जो एंथ्रोपोलॉजी में जो आर्कियोलॉजिकल टूल्स होते हैं वो सबसे पहले एक्सप्लेन किए जाते हैं टेक्सोनॉमी के द्वारा। टेक्सोनॉमी जो होता है वो एक बेसिक मेथड है आर्कियोलॉजी में चीजों को टाइम पीरियड की बेसिस पे समझाने का। जिसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक किसी पर्टिकुलर साइट का आपने सर्वे, साइट मतलब वो जगह जहां खुदाई करनी है और आपको ऐसा लगता है कि वहां पे पुराने समय के टूल्स या आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, उन्हीं की बेसिस पे आप लाइव एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप साइट जो है उसको एक्सप्लोर करोगे, उसका सर्वे करवाओगे कि वो साइट पर्टिकुलर जगह पे सही है, देखने लायक है कि नहीं है। फिर आप उसका खुदाई करवाओगे, एक्सकेवेशंस करवाओगे और फिर जो कुछ मिलता है उसका लेबोरेटरी में एनालिसिस होती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है साइट का सर्वे। साइट सर्वे भी दो तीन तरीके से हो सकता है, या तो आपने पहले से उस चीज को स्टडी किया हो, उस चीज को समझा हो और वहां पे जाके सर्वे किया और चीजें आपको मिली। अच्छा, साइट सर्वे करने के बाद जो एक्सकीवेशन होता है उसमें भी दो तीन तरह के लॉस को फॉलो करना पड़ता है। सिंपल सीधी सी बात ये है, अगर आप देखें तो जो सबसे पुरानी चीज होगी वो सबसे नीचे होगी, क्योंकि उसके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं। तो ये लॉ कहलाती है लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। मतलब एक के ऊपर एक जो लेयर्स बनती हैं वो लेयर सबसे रीसेंट जो लेयर होगी वो सबसे ऊपर होगी और सबसे जो पुरानी लेयर होगी वो सबसे नीचे होगी। इनको फिर डिफाइन किया जाता है कैटेगरीज में, फिर इनमें पैग्स बनाए जाते हैं। ऐसे लेयर 1 में पैग ए बी, ऐसे जिसमें उनके ऊपर और जो 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 एक्सकेवेशन किए जाते हैं, जो खुदाइयां की जाती हैं वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में की जाती हैं। से 1.2 सेंटीमीटर की एक, फिर उसके बाद उसका हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट लेंगे, फिर उसका वर्टिकल एस्पेक्ट लेंगे, फिर उसका पैरेलल एस्पेक्ट लेंगे। तो इस तरह से करने पे जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं पुराने समय के वो खराब नहीं होते हैं और उनका जो एक्सकेवेशन होता है वो आसानी से हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है उसमें वर्टिकल मतलब लंबाई में, तो उसमें चीजें एक साथ नहीं मिलती। हो सकता है कुछ चीजें बगल में बरीड हो,
सिंपल एक लाइन में बरीड ना हो, तो जो भी एक्सप्रेशन किया जाता है वो वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी किया जाता है और डाउनवर्ड भी किया जाता है, मतलब डेप्थ में भी, लॉन्गिट्यूडल भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा और डेप्थ भी होगी। तभी आप आसपास के क्षेत्र से उस चीज को रिलेट करके और लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन की लेयर की बेसिस पे उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका कि आपने एक्सप्रेशन कर लिया, अब उसको हम कैसे कंजर्व करें, क्योंकि आप लेबोरेटरी में जब तक आप उसको कंजर्व नहीं करोगे, जब तक वो मिट्टी के नीचे था तब तक तो वो फिर भी थोड़ा बचा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आता है उसका जो उसका डिकम्पोजिशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चीजों को बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत सारे लेबोरेटरी मेथड यूज करने पड़ते हैं, जिसमें कि आपको इन चीजों को आप बचा सकते हो टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, लाइट से, एयर से। इन सब चीजों को आप लेबोरेटरी में एक प्रॉपर तरीके से उस पे कल्चर करवा के आप उसको बचा सकते हो। तो आर्टिफैक्ट्स को निकाल के उनको लेबोरेटरी में प्रिजर्व कराया जाता है और प्रिजर्व कराने के बाद फिर उनका टाइम पीरियड निकाला जाता है। टाइम पीरियड के बेसिस पे उस समय के कल्चर को स्टडी किया जाता है, उसके फिजिकल एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है और तब बताया जाता है कि पहले और अब में जो ये डिफरेंस आया है वो कैसे और कहाँ से आया है। तो आप ये कह सकते हो कि ह्यूमन कल्चर और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए एक डिफरेंट डेवलप्ड मेथड होना चाहिए जो ये बता सके कि ये पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर जो इवेंट्स हैं वो किस बेसिस पे और किस सर्कमस्टांसेस में घटित हुए हैं। इसके लिए हम सोशल के लिए डिफरेंट डेटा कलेक्शन की टेक्निक यूज कर सकते हैं, फिजिकल के लिए हम डिफरेंट मेथड इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं, और आर्कियोलॉजिकल जो, क्योंकि हमने आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट, आर्कियोलॉजिकल मेथड की बेसिस पे ही ये फिजिकल और सोशल को एक्सप्लेन किया है, तो उसमें उनका प्रिजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में जो ये तो तीनों ब्रांचेस हैं, ये तीनों अलग अलग होते हुए भी आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए जब आप कोई भी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की, पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी सोसाइटी की स्टडी करने चलते हो, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है होलिस्टिक अप्रोच का प्रयोग करना। और एंथ्रोपोलॉजी अगर आज सक्सेस है तो वो केवल इसलिए है क्योंकि इसमें आज भी होलिस्टिक अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। रिसेंट टाइम में भी जो स्टडीज होती हैं, अगर आप जो देख लो, आप इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी देख लीजिए, आप अर्बन एंथ्रोपोलॉजी देख लीजिए, सब में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को इन्वॉल्व करके और स्टडी किया जाता है। इन अप्रोचेस को स्टडी करने, ये जो कल्चर है, ये फिजिकल है, इन सबको स्टडी करने के लिए जो अप्रोचेस प्रयोग की जाती हैं वो ऐसा नहीं है कि हमने जो आपको 4 अप्रोचेस बता दी इन चारों की बेसिस पे ही करना है। ऐसा एंथ्रोपोलॉजी में आप स्टडी करने के लिए ये कर सकते हो कि आप अपने फ्रेम ऑफ माइंड से उस कल्चर को समझ के, और उसको जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, आप उसको जब लिखते हो, तो क्या आउटकम आ रहा है, उसको देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि इसमें कौन सी अप्रोच हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पहले माइंड पूरा सेट करके तब आप फील्ड पे जाओ। जब आप फील्ड पे जाओ तो वहां पे आपको ये देखना होता है कि वो पर्टिकुलर चीज कैसे घटित हो रही है, वो चीज कैसे वहां वर्क कर रही है। जब वो चीज आप समझ जाओगे तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको एथनोग्राफिकली लिखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। उसको आप लिखिए। और इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव स्टडी कहलाती है। एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी में बहुत कम ऐसा होता है जिसमें आपको क्वांटिटी दी जाए। आपको क्वांटिटी मतलब आपको नंबर्स दिए जाए। आपको नंबर्स की स्टडी जो आपको मिलेगी वो आपको सोशियोलॉजी में मिलेगी, वो सर्वेज में होता है। यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलती है। आप रिलीजन को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप फैमिली को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप मैरिज को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आप उसको नंबर्स पे नहीं बता सकते हो।
जब आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी रेसेस को बताते हो, जब आप बताते हो कि ये पर्टिकुलर रेस इस ब्लड ग्रुप की है, ये पर्टिकुलर रेस इस ब्लड ग्रुप की है, इसके फीचर्स ऐसे है, इसके फीचर्स वैसे है, तो उसमें भी आप उनके फीचर्स की बेसिस पे नंबर्स नहीं बताते हो। आप ये बताते हो कि इतनी परसेंट पॉपुलेशन में ये करेक्टर्स देखने को मिले हैं, तो इनका जो इनका फिजिकल अपीयरेंस है वो इस रेस की बेसिस पे है। जिसमें गुहा ने पूरा अपना 5 फोल्ड का अपना रेसेस का वो दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें आपकी कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड, नीग्रोइड अलग अलग फेशियल कैरेक्टर और फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे रेसेस को डिफाइन किया गया था। इसी तरह से आप अगर देखो तो आर्कियोलॉजी में जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स और डिफरेंट एक्सकेवेशंस देखने को मिलते हैं, उसमें आप देखिए तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का एक पर्टिकुलर लेयर पे मिलेगा। तो आप सिंपल वे में ये कह सकते हो कि मानव शास्त्र को स्टडी करने के लिए होलिस्टिक व्यू के साथ कंपैरेटिव, हिस्टोरिकल और इथनोग्राफिक व्यू इन्वॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी का यूनिट 12 आपको बताएंगे। नमस्कार।